वेलकम बैक नाज़रीन। और नाज़रीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है PMLN से राजा उसामा साहब ने, जो कि MNA हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। राजा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पार्लियामेंट में जो तरामीम की जो ये तेज़ रफ्तारी है, तो आपको क्या लग रहा है, ये सेहतमंद जमहूरी अमल है, या आप भी ये समझ रहे हैं कि ये इस वक्त सियासत का जो दर्जा हरारत वो बढ़ रहा है, मतलब उसकी कोई गैर आप महसूस कर रहे हैं कि ये गैर ज़रूरी है इस वक्त, और इस वक्त जो दर्जा हरारत इंक्रीज़ हो रहा है, किस तरह से देखना आप तमाम इस मामलात को? देखिए जी, बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। और ये हुकूमत को स्टेबल करने के लिए और पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए अमेंडमेंट्स आ रही हैं, और ये इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता जाएगा। पाकिस्तानी जमहूरियत सिस्टम को, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए ये बड़ा जरूरी था, और इन चीजों को बेहतरी करने की जरूरत होती है। वैसे भी आपको पता है, जैसे 18वीं तरमीम आई उस टाइम ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था, मगर आफ्टर द ईयर्स 10-15 साल बाद हमें समझ आया कि उसमें बेहतरी की जरूरत है, इसलिए उसके अंदर चीजें बेहतरी की जा रही है। और आपको नजर आएगा इससे इंशाल्लाह कुछ साल 2 साल बाद आपको पाकिस्तान में एक बेहतरी की फजा महसूस होगी, और बिल्कुल चीजें नॉर्मल है, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन राजा साहब, 27वीं तरमीम की बात हुई, और मतलब अभी वो एक्सेप्ट हुई है, बड़े उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, ठीक है, अभी उसके ऊपर ही बहस जारी है। सर 28वीं तरमीम का जो है वो आवाज़ें आनी शुरू हो गई, तो सर मतलब ये इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत है, इस मतलब इतना क्या ज़रूरत पेश आ गई? अभी उसके ही तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के दूर नहीं हुए, आप लोग 28वीं तरमीम लाने की बात कर रहे हैं। देखिए जी, 27वीं तरमीम पे बिल्कुल जिनको शक और शुबहात थे, वो या ओपोजिशन के लोग हैं या वो लोग हैं जो जुडिशरी में अपनी बेहतरी चाहते थे या उनके सिलेक्टेड लोग थे, तो वो इसलिए उनको वो पसंद थी चीजें। 27वीं तरमीम से आपकी चीजें बेहतर होगी। या जाहिर बात है, जो आपके केसेस 5-5 साल 10-10 साल जिनका टाइम ही नहीं आ रहा था, हियरिंग नहीं आ रही थी, उनकी स्पेशल कोर्ट्स आ गए, एक चीज सिस्टम तेज होगा, उससे बेहतरी आएगी, नुकसान नहीं हो सकता। तो और बिल्कुल 27वीं और 28वीं तरमीम पे तकरीबन काम इकट्ठे ही शुरू हुआ था। तो 27वीं तरमीम के अंदर से कुछ चीजें जिसके अंदर 28वीं तरमीम पे काम हो रहा है, क्योंकि कुछ चीजें हमारी 27वीं तरमीम में रह गई थी, टाइम की शॉर्टेज की, और कुछ हमारे कुछ और जमातें जिनको जिस चीजों पे रेजर्वेशन थी उनको दूर करना था, उन चीजों पे काम हो रहा है। जब वो काम पूरा होगा तो इंशाल्लाह 28वीं तरमीम भी आएगी, और ये मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आएगी, और मुल्क आप देखेंगे मुल्क पाकिस्तान इससे स्टेबल भी होता जाएगा। हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई गैर जमहूरी काम नहीं होगा और कोई गैर जमहूरी हरकत नहीं होगी। इससे आप इंशाल्लाह देखिएगा जमहूरियत भी स्ट्रांग होगी, आपके वजीर आजम भी स्ट्रांग होंगे, सारे वजीर आला भी स्ट्रांग होंगे, आपकी मुल्क एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा राजा साहब, बात यह है कि ये जो तरमीम है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो सिर्फ माली और इंतज़ामी इख्तियारात की जो मुंतकली तक महदूद रहेगी, या इसके ज़रिए मुल्क में नए सूबों की जो बात हो रही है, नए सूबे भी बनाए जा सकते हैं? क्योंकि सर सेनेटर जो फैसल वाडा साहब है सेनेटर, उनके मुताबिक जो है 27वीं तरमीम ने पार्लियामेंट और रियासती इदारों में ताकत के तवाज़ुन को बेहतर बनाया है। लेकिन सर बात सिर्फ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सर अवाम ये पूछ रहे हैं कि अवाम को इससे क्या रिलीफ मिलेगा, क्योंकि MKM जो है इससे बड़ी नाला है, वो नाराज़ नज़र आ रही है, क्योंकि उनका एक वफ़द भी गया था, वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई और यकीन दहानी भी कराई गई, लेकिन जो MKM की जानिब से जो तजावीज़ दी गई थी वो उसमें शामिल नहीं की गई। तो सर इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं जी, ऐसे नहीं है। MKM बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है। MKM के काफी ज्यादा मेंबरान मेरे अपने जाती दोस्त हैं, आज भी उनके सीनियर मेंबरान शहबाज शरीफ साहब के साथ मौजूद थे, फंक्शंस पे भी मौजूद थे। उनका सिर्फ एक ही इशू था, वो 140 है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं उस पे पीपल्स पार्टी को भी राजी करने के लिए, सिंध हुकूमत को भी राजी करने के लिए, और इंशाल्लाह उसमें बेहतरी होगी, काम होगा, और वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। और MKM बिल्कुल हमारे साथ बीच में 27वीं तरमीम में वो बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। आप ये याद रखिएगा, जो भी काम हो रहा है वो इस मुल्क पाकिस्तान के इदारों को, और जैसा आपने फैसल वाडा साहब की मिसाल दी कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी लाए, पावर कॉरिडोर्स इकट्ठे मिलकर काम कर सके और बैलेंस आ सके चीजों में। आप देखें, जिन जिन लोगों को जाती तौर पे प्रॉब्लम था उनने हर तरह से एंगेज करने की कोशिश की। जी पाकिस्तान ड्रेन हो जाएगा, पाकिस्तान में इस्तीफों के अंबार आ जाएंगे, पाकिस्तान में कुछ नहीं रहेगा, जुडिशरी बुक हो रही है, जबकि आप उसमें देख रहे हैं जुडिशरी में भी बेहतरी आ रही है,
सिस्टम में बेहतरी आ रही है। जाहिर बात है जब जज मखसूस हो जाएंगे स्पेशल टास्क के लिए तो जाहिर बात है उसमें बेहतरी है कि नुकसान तो नहीं हो सकता। हमें प्लीज इन चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। हमें ब्रॉडर विजन से चीजें देखनी पड़ेगी, ब्रॉडर विजन के साथ चीजों पे काम करना पड़ेगा, जब जाके ये मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा चीजों पे। अच्छा, लेकिन राजा साहब ये बताइए, इसी दौरान जो है ये महमूद खान अचकज़ई का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जो कि सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उन्होंने ऐलान किया है कि मिसाक़ आइन जो है और जमहूरियत के लिए जो है बानी PTI से मुतालिक उन्होंने गारंटी दी है कि आप वो तैयार कर लें और उनके मुताबिक मुल्क में आइनी इस्लाहात और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी क़यादत को मिलकर ज़िम्मेदारी उठानी होगी। वो कह रहे हैं कि मैं यकीन दहानी करा रहा हूँ कि मैं बानी PTI से इस के ऊपर जो है मैं दस्तखत करवा लूँगा। तो सर इनकी लेकिन आप लोग ये कहते हैं कि अगर बानी PTI की बात की जाए वो तो जमहूरियत से उनका कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि वो तो बात करते हैं मैं इनसे बात नहीं करूँगा, मैं इनसे बात नहीं करूँगा, मैं तो आर्मी से बात करूँगा। तो सर ऐसी सूरत हाल में अचकज़ई की जो ये गारंटी है अहमियत रखती है? देखिए जी, सॉरी टू से, अचकज़ई साहब कौन है? अचकज़ई साहब वो हैं जो खड़े होके मुल्क के इदारों के बारे में नेशनल असेंबली का फ्लोर इस्तेमाल करके जो सख्त गुफ्तगू करते हैं। अचकज़ई साहब वो इंसान है जो अपने हल्के में जाते हैं तो लोगों को पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भड़काते हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ भड़काते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ भड़काते हैं। हम उनकी गारंटी नहीं मानते, उनकी गारंटी नहीं, उनको अब हमें गारंटी देनी पड़ेगी कि वो मुल्क पाकिस्तान और मुल्क के इदारों के साथ और हुकूमत पाकिस्तान के साथ लॉयल रहेंगे, इस मुल्क की बात करेंगे। हमें अब उनको हमें गारंटी की देने की जरूरत नहीं है जो खड़े होकर नेशनल असेंबली के स्पीकर को कहें कि हमें आप नहीं मंजूर। सॉरी टू से, जो अपनी स्पीकर की इज्जत ना कर सके, जो मुल्क के इदारों की इज्जत ना कर सके, he has no stake in this Pakistan anymore। अच्छा ठीक है, ठीक है राजा साहब, इस वक्त हमें ख्वाजा ज़ारुल हसन ने ज्वाइन किया, MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ख्वाजा साहब आप ये बताइए कि सर आपने 28वीं तरमीम के आने की बात इतने यकीन से की जैसे सर फैसला कहीं हो चुका है। सर अब हम जानना चाहते हैं कि एतमाद जो है वो सियासी हिकमत अमली पर है या किसी खामोश इशारे पर है? नहीं, ये सियासी हिकमत अमली के साथ आईनी ज़रूरत भी है। और आपने देखा होगा कि 26वीं तरमीम से पहले मुख्तदर हलकों से लोकल गवर्नमेंट के साथ साथ पाकिस्तान में 12 सूबे बनाने की भी बाज़गश तली थी। बिल्कुल। तो वो पाकिस्तान को अगर अंदरूनी तौर पे मुस्तहकम होना है, देखें बैरूनी तौर पे पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए आप अपनी अस्करी क़यादत को मजबूत कर रहे हैं। अभी हिंदुस्तान से जो मार्का हुआ उसमें पूरी कौम का सर फखर से बुलंद हुआ, बल्कि जो मसनूई किस्म की बालादस्ती थी हिंदुस्तान की उसका खात्मा हुआ। और फिर उसके बाद आपने देखा कि सुपर पावर्स, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, फ्रांस हो, वो अब पाकिस्तान के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। और फिर एक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बड़ी सिग्निफिकेंट अपीयरेंस 2 बार हो चुकी है। वहाँ पर पाकिस्तान ने बड़ा खुलकर अपनी पॉलिसीज़ का, फॉरेन पॉलिसीज़ का इज़हार किया। तो अब जब आपने अपनी फ़ौज के स्ट्रक्चर में 27वीं तरमीम में तब्दीली की और आपने फील्ड मार्शल के ओहदे को चीफ ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी, तीनों चीफ्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी, अपनी अफवाज का आपने एक रिवॉर्ड आप समझ लें, आप उनको आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ऐसा एजाज़ दिया, तो लाजमी सी बात है कि ये तो आपने बैरूनी ख़तरात और जो दाखिली मामलात हैं उससे तो आपने नबर्द आज़मा होने के लिए तमाम इक़दाम कर लिए। लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो आपके अंदरूनी मामलात हैं, जो आपकी अंदरूनी खाना जंगी है, इंसर्जेंसीज़ है, चाहे वो दहशतगर्दी है या मजहबी इंतहा पसंदी है, बलूचिस्तान में जारी जो शोरिशें हैं उनको ख़त्म करने के लिए लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा। और मौजूदा बल्दियाती निज़ाम, चाहे वो पंजाब का हो, इस्लामाबाद का हो या सिंध का हो, कि आप 5 लाख रुपए UC चेयरमैन को दे के कहें हाँ भाई अब तुम बड़े फन्ने खाओ काम करो या 10 लाख रुपए दे दें, इससे काम नहीं चलेगा। आपको ये 1 लाख अफराद की अंदरूनी फ़ौज, जो अंदरूनी सिविल आपकी कैपिटल है, उसको अपनी अफवाज के साथ, अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए 140A को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा, क्योंकि चारों सूबों में तालीम अलग है, चारों सूबों में कोर्स अलग है, चारों सूबों के बोर्ड अलग हैं,
चारों सूबों का बल्दियाती निज़ाम अलग है, चारों सूबों के वज़रा आला के दिमाग अलग हैं, सबकी क़यादतें अलग हैं। अरे कहीं तो फिर एक जगह पाकिस्तान की फेडरेशन होगी और वो है 140A। और लेकिन ख्वाजा उसके साहब, बाद कलामी की माजरत, आप लोग ने ये आर्टिकल 140A की आप लोग बात कर रहे हैं, उसके निफाज की बात कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो इसके हवाले से जो मौक़िफ़ है बहुत डिफरेंट है। वो आपकी तजावीज़ उसमें शामिल भी नहीं की गई, माना भी नहीं गया। अब आपने बड़े सख्त लहजे में कहा जी 28वीं तरमीम जो है वो हर सूरत से आएगी, और आप बकौल आपके सर आपने कहा कि अगर आपने ये दावा किया कि पीपल्स पार्टी ना सिर्फ इसकी हिमायत करेगी बल्कि अगर ना भी करेगी तो उन्हें मनवाया जाएगा, और अगर फिर भी नहीं माने तो आपने ये भी कहा कि दिसंबर में एक और तरीक़ेकार है जिससे हम ये बात मनवा के रहेंगे। तो सर वो कौन सा तरीक़ेकार है सर? पहली चीज़ तो ये समझ लें कि पीपल्स पार्टी का कोई एक मौक़िफ़ नहीं है। पीपल्स पार्टी वो दोहरा उनका जो है ना वो बयानबाजी है। अब ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा की या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी तो रही नहीं। ना ये मंशूर पे अमल करते हैं, ना ये अपने कहे पे अमल करते हैं, ना ये मोहतरमा के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अमल करते हैं। और अब आप बताएं कि पूरे हिंदुस्तान में मैं कहीं भी चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, तो वो पूरी सरजमीन को अपनी धरती माँ कहते हैं। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में दाखिल हो जाऊं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी वालों के लिए या कौम परस्तों के लिए सिंध धरती माँ होती है। पंजाब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, KPK बलूचिस्तान उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। भाई ये मेरा पूरा पाकिस्तान मेरी भी धरती माँ है। तो जब आप इस धरती माँ के एक टुकड़े पंजाब में आप अभी 10 दिन पहले करारदाद पेश करते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि जनाब आइन के आर्टिकल 140A को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दें, और उसमें 2 पेज की करारदाद है, कौन सा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए वो भी लिखा है, कमोबेश वही है जो इनकम कह रही है। आप पंजाब में कहते हैं जनाब सूबे बनाए जाएं, आप KPK में कहते हैं सूबे बनाए जाएं, और सिंध को आप अपनी जागीर समझ रहे। ये सिंध किसी के खानदान का कोई विरासती टुकड़ा थोड़ी है। 140A अगर पंजाब में आईनी तौर पे पावर होगा तो आइन पाकिस्तान का है, वो आइन चारों सूबों पे लागू होगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सेक्शन 10 में, सेक्शन 29 और 30 में आप लिखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देनी है। जनरल इलेक्शन के बाद 3 महीने बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर रखेगा। आपने तो कभी नहीं रखा सिंध के अंदर, आपने तो कभी जनरल इलेक्शन के बाद इलेक्शन नहीं कराया। वो तो हमने 2013 में सुप्रीम कोर्ट गए तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट के डंडे की जोर पे आपने इलेक्शन कराया। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कोई एक मौक़िफ़ नहीं है, पहले ही क्लियर करें। अब आ जाए उस बात पर। बिल्कुल मैंने जैसे कहा कि 27वीं तरमीम जब इसके असरात ग्राउंड पर आएंगे तो ये 28वीं, 29वीं और 30वीं का भी रास्ता खोलेगी। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं हुई है सर। मुझे बस एक थोड़ा बड़ी, ठीक है सर, लेकिन बात यह है ख्वाजा साहब के वही मैं फिर आपसे ये बात कहूँगी कि सर अच्छा आपको क्या लग रहा है, ये क्या सियासी ब्लफ है या वाकई ये कोई आइनी शॉर्टकट मौजूद है? क्योंकि सर 27वीं का धूम मच रही थी, अचानक से आई और फिर वो मंजूर भी हो गई सेनेट से भी और हर जगह से मंजूर हो गई। आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं, PTI के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं। 28वीं तरमीम अभी फिर उसका शोर शुरू हो गया। आप 29 और 30वीं तरमीम के हवाले से भी आप बात कर रहे हैं। तो सर ये तरमीम जो हैं आती रहेंगी तो लेकिन बेटरमेंट इसका ग्राउंड पे नज़र आएगा आवाम को या नहीं आएगा? देखिए बेटरमेंट ग्राउंड पे नजर आने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की 80% है, जिसको बदकिस्मती से मैं कहूँगा सूबाई खानदान। अब खानदान तो बेटरमेंट पे बेटरमेंट हो गए, जो लखपति था वो करोड़पति, करोड़पति अरबपति, अरबपति खरबपति हो गया। चाहे पंजाब का आम आदमी हो, आरी हो, या सिंध का एक किसान हो, ये गरीब से गरीब बदतरीन हो गए। आइन के अंदर तो लिखा है ना आर्टिकल 25 में कि मैट्रिक तक आपने सबको फ्री तालीम देनी है। बता दीजिए मेरे सिंध में फ्री तालीम किधर है? आज भी स्कूलों के अंदर गधे पल रहे हैं, भैंसें पल रही हैं, आज भी बड़ेरों जागीरदारों की औकात है। आइन में तो सब कुछ मौजूद है। आइन में इंसान की डिग्निटी मौजूद है, आइन में उसके फंडामेंटल राइट मौजूद हैं। आप बता दीजिए आपको क्या पीने का पानी मिल रहा है, साफ आबो हवा मिल रही है, ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, ऐसा सरकारी अस्पताल है जहाँ पर मैं जाकर अपने बच्चों का या अपने फैमिली का इलाज करा सकें। आइन में तो सब लिखा हुआ है। सर हमें तो सिर्फ टैक्सेस मिल रहे हैं, कराची के शहरी को तो सिर्फ टैक्सेस मिल रहे हैं कि हमने टैक्स पे करना है, हमें ई चालान भरना है, ये सारे। लेकिन अगर सहूलियात की बात की जाए तो रिटर्न में आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। राजा साहब आप मौजूद हमारे साथ, तो सर ये बताइए आपके नज़दीक इस तरह के जो बयानात हैं
वो मुल्क की जो पार्लिमानी सियासत है उसको मजबूत करते हैं या इसे अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं? देखिए जी, अगर आप पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पंजाब में तो बहुत काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब में तो हर अल्हम्दुलिल्लाह महीने बाद तो एक नया प्रोजेक्ट आता है जिससे लोगों की वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, लोगों की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। जैसे हमारे बड़े भाई हैं, इनने भी खाली एजुकेशन पे बात की, तो पंजाब में तो सिर्फ 8,000 स्कूलों पे काम हुआ जिनको अपग्रेडेशन पे काम हुआ। हमारे अपने हल्के हैं जिनमें स्कूल के अपग्रेडेशन पे काम हुआ। टीचर्स की स्क्रूटनी हो रही है जिससे बेहतर किया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहा है। इंशाल्लाह काम तो बहुत हो रहे हैं, मगर आप देखिए अफसोस की बात ये है कि जो हमारे मुखालिफ जमात है कि वो ये हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, आपके साथ बिल्कुल मौजूद नहीं है, इनसे भी पूछ लें किसी भी मुखालिफ पार्लियामेंटेरियन ने खड़े होकर 27वीं तरमीम पे कोई तकरीर नहीं की। हमने सिर्फ एक ही तकरीर सुनी कि इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, उनसे बड़ा लीडर ना पाकिस्तान में आज से पहले था ना आज के बाद आएगा, और उनने वही बताने की कोशिश की कि हम केपी में जो हमारे साथ ये हुआ। किसी ने 27वीं तरमीम पे किसी एक फ्रेज पे किसी एक पॉइंट पे बात नहीं की। अफसोस की बात है, बाहर आके लोगों को मिसगाइड करते हैं और असेंबली के अंदर कुछ और परफॉर्मेंस है। तो मेरे ख्याल है हमें अपने अपने तौर तरीके देखने चाहिए और इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, इसके मुल्क के इदारों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हम सबको कोशिश करनी चाहिए अपने सूबों से निकल के इस मुल्क पाकिस्तान की कोशिश करें कि मुल्क पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आ सके। कि काश हम सब इस एक प्लेटफॉर्म पे आ सके कि सूबों की सियासत छोड़ के मुल्क की सियासत पे बात। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, MKM पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो दिहाइयों से आप लोग जो है कराची शहर की बात करते हैं, उसको ओन भी करते हैं आप लोग। तो सर कराची के जो शहरी हैं वो पूछ रहे हैं आप लोगों से कि अगर मसाइल की असल जड़ जो है वो इख्तियारात हैं, तो सर फिर दिहाइयों की सियासत के बावजूद जो है उस शहर को रिलीफ क्यों नहीं मिला जिसका वादा किया गया था? असल में देखें, यही मीडिया था मुशर्रफ साहब के दौर में, जब ये काफ़ी बड़ी तादाद में मीडिया को आज़ादी मिली तो 2009 और 10 में इसी मीडिया ने बताया कि पिछले 55 साल में कराची में वो काम नहीं हुआ जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 5 साल में और उससे पहले नेमतुल्लाह साहब के दौर का भी क्रेडिट मैं ले लेता हूँ कि नेमतुल्लाह साहब के दौर में जो काम शुरू हुआ वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दौर में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उस काम को अंजाम दिया। ये 10 साल पाकिस्तान की तरक्की के वो साल थे जिसमें कराची ने बहुत फ्लरिश किया। मुझे अच्छी तरह याद है, लाहौर से लोग आके कहते थे यार शहर बड़ा शानदार हो गया। आज लाहौर कराची से 50 गुना आगे चला गया और कराची वहीं खड़ा है 2010 में, और 2025 में मैं और आप ये बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस शहर को 2010 में इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू रहना चाहिए था, पीने की नई लाइनें डालनी चाहिए थी, सेवरेज की नई लाइनें डालनी चाहिए थी, पानी के अंदर आज भी ये शहर 200 अरब रुपए का पानी यहाँ की माफिया खरीदती है। यहाँ की माफिया 200 अरब रुपए साल का। और शहर में शोर शराबा क्यों नहीं होता पता है आपको भी? 90% लोग बोरिंग के ऊपर जिंदा है। ठीक, 90% लोग पानी बोर करके पी रहे हैं, टैंकर खरीदने की ताकत नहीं है। तो इस शहर के अंदर तो सर बदकिस्मती से मसला है कि कराची शहर में तो हर जो जिसकी मोनोपली चली है तो सर वो माफिया बन जाता है, माजरत के साथ सर। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें MKM पाकिस्तान के जो चेयरमैन है खालिद महमूद सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि तरमीम के खात्मे का अमल नहीं, इस पर अमल दरामद का हम मुतालबा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस पर शोर तो मचाया जा रहा है, लेकिन आज ऐवान में एक जमात के अलावा सब हमारे साथ हैं। सर जागीरदाराना जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती निज़ाम की राह में रुकावट है। उन्होंने कहा कि अगर ये बात ऐवान और अदालतों से इंसाफ ना मिला तो फिर सड़कों पर आएंगे। तो सर क्या आप लोग भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में आप लोग जो है कुछ एहतजाजी मुहिम चलाएंगे? क्योंकि सर आप लोग ये कहते हैं, MKM पाकिस्तान बिलखुसूस ये कहती है कि इंतजामी यूनिट बनाए बगैर जो है शहरी मसाइल हल नहीं हो सकते। तो सर क्या ये आपका सियासी मौक़िफ़ है या एक नागुज़ीर हकीकत है? मैंने आपको शुरू में कहा था कि अब जो है ना पाकिस्तान में सूबे बनना नागुज़ीर हैं, और अगर सूबे नहीं बने तो पाकिस्तान का जो दाखिली अमन है वो बड़ा ही गैर यकीनी रहेगा। ठीक। और अब चाहे सूबे पंजाब की वज़ीर आला हों या सिंध के वज़ीर आला हों या बलूचिस्तान के हों, अब ये एक वज़ीर आला और उसके 12-14 वज़रा का काम नहीं है सूबे संभालना। पाकिस्तान बनने के बाद से हिंदुस्तान में, ईरान में, श्रीलंका में, सिंगापुर, मलेशिया में, पूरी दुनिया में आप सूबे दर्जनों बन चुके हैं। आप वहीं खड़े हुए हैं कि भाई ये हमारे बाप की जागीर है, इसमें सूबा नहीं बनना चाहिए। सूबे बनेंगे, जरूर बनेंगे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे,
किसी को जो है ना, ये किसी की जाती जागीरें तबाह हो, लेकिन सूबे बनेंगे, हमारा मौक़िफ़ है। और ये दो मौक़िफ़ हमारे बड़े अटल हैं, बल्दियाती इख्तियार और पाकिस्तान में सूबे। अब ठीक तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का भी नाम निकाल दें, ठीक। अब तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी बात करना छोड़ दें, अब तो कहें सूबे बनेंगे। सिंध में भी बनेंगे, पंजाब में भी बनेंगे, बलूचिस्तान में, केपी में, हर जगह बनेंगे। और छोटे छोटे सूबे बनेंगे ताकि उनकी गवर्नेंस बेहतर हो, हर एक की अपनी फोर्स हो, मेरिटोरियस तरीके से दहशत गर्दी का अंदरूनी तौर पर खात्मा हो, ठीक अफवाज पाकिस्तान और अस्करी क़यादत से कोऑर्डिनेशन हो। ये जो खानदानी मौरूसियत, वडेराना, जागीरदाराना जो निज़ाम चले आ रहा है कि जनाब बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, और सब खड़े होकर 40-50-50 साल जिनको स्ट्रगल हुए वह खड़े होकर हाथ बांध कर सलूट कर रहे हैं, ये सारा चक्कर पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा अज़हर आपका, आपके कीमती वक्त का। और राजा उसामा जो कि PMLN से उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, उनका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है अब इख्तिताम की तरफ जाने का, लेकिन जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी कि ये 27वीं, 28वीं और 29वीं और 30वीं तरमीम की बातें तो हो रही हैं, लेकिन दुआ ये करते हैं कि पाकिस्तान और बिलखुसूस जो कराची शहर की आवाम है उनके हक़ में बहुत बेहतर मामलात हों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।